बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में अध्ययनरत बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का पुनः मैं डॉक्टर सत्यदेव सहायक आचार्य भूगोल स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूगोल के जो बीए पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम में दो पेपर चलते हैं। फर्स्ट पेपर एशिया का भूगोल और सेकंड पेपर भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत ही हम क्रम से आगे बढ़ते हुए आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अफवाह तंत्र। भारत में अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। देखिए, यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग भारत का जो नदी तंत्र है, भारत की जो नदियाँ हैं, उत्तरी भारत की नदियाँ, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर अफवाह तंत्र क्या है इसके बारे में विवेचना करेंगे। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। देखिए, जैसे कोई नदी एक्स नदी है और एक स्थान से निकल करके, जहाँ से जिसका उद्गम होता है, निकलती है, वहाँ से उद्गम बोलते हैं, और किसी क्षेत्र में जा कर के वो समाप्त होती है। तो एक नदी अपने उद्गम से अपने मुहाने तक अनेक सहायक नदियों के जल को लेकर के बहती है। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र होता है, एक नदी और उसकी सहायक नदियों का जो संपूर्ण क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के पानी को लेकर के वह आगे बढ़ती है, वह नदी का अफवाह क्षेत्र कहलाता है या नदी का द्रोणी कहलाता है। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि जो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। तो देखिए, जैसे विश्व की हम बात करें कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका उत्तर होगा नील नदी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये अमेजन नदी होगी, जो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, जल विभाजक, वाटर डिवाइडर। देखिए, दो अफवाह क्षेत्र हैं, ए और बे, तो इनके बीच में जो उच्च भाग है, जो दोनों अफवाह क्षेत्रों को अलग करता है, उसे जल विभाजक कहा जाता है। एक अफवाह प्रतिरूप होता है कि एक नदी जो होती है वो सहायक नदियों जब उसमें मिलती हैं तो एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण होता है, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधः स्थल शैल संरचना पर आधारित है। यह द्रमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा अरीय अफवाह प्रतिरूप है। द्रमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित होता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समांतर पाई जाती हैं। आयताकार अफवाह प्रतिरूप प्रबल संघीय शैलीय भूभाग पर विकसित करता है। अरीय प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से विभिन्न धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। देखिए, जो रेडिकल जो प्रतिरूप है, ये जो अरीय प्रतिरूप है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक ऊंचे भूभाग से जब चारों तरफ नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो वो आपका अरीय प्रतिरूप कहलाता है। अब भारत का जो अफवाह तंत्र है उसको पढ़ने से पहले हम इसके दो भागों में इसको बांट करके देखते हैं कि भारत का जो अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है कि एक तो हिमालय की नदियाँ, कि जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ से जो सदा नीरा नदियाँ निकलती हैं, एक तो वो नदियाँ हैं, और एक आपके प्रायद्वीपीय नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। भारत के मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियों सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं।
इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गौड़ों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है कि नदी का स्रोत है या नदी का उद्गम है, वहाँ से बह कर के आती है तो ऊपरी भाग आता है, फिर मध्य भाग आता है और सबसे लास्ट में निचला भाग आता है, जहाँ पर नदी किसी समुद्र में या महासागर में या किसी सागर में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय के नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली हैं, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अब देखिए, इस प्रकार से जो नदी तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब सबसे पहले यहाँ पर हम हिमालय की नदियों की विवेचना करेंगे। जो हिमालय जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा गया है। अब सबसे पहले जो हिमालय क्षेत्र है उनकी सबसे महत्वपूर्ण नदियों में सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहते हुए यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिलानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक कुछ भाग भारत के जम्मू कश्मीर, कुछ हिमाचल तथा पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अब देखिए, जो सिंधु नदी है इसका उद्गम तिब्बत से होता है और अपने उद्गम से मानसरोवर झील के पास से निकल करके पश्चिम की तरफ बहते हुए भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। इसके बाद इसकी जो नदियां हैं जम्मू, पंजाब और फिर पाकिस्तान में ये हिमाचल प्रदेश का जल लेकर के पाकिस्तान में होकर के और हिंद महासागर में गिरती हैं। क्या आप जानते हैं, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके सिंधु नदी। अब नंबर 2 है गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब प्रश्न है कि सबसे पहले गंगा किस जगह पर मैदान में आती है, तो हरिद्वार है वहाँ पर सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में आती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोशी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य नदियाँ, सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोने, ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे और कहाँ गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण और गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है।
यहाँ यह दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसका एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघनाद के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बेहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, सुंदरबन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना गया है। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र देखें, क्या आप गंगा नदी के अववाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है हिमालय की नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बर्वर शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे देहांग के नाम से जाना जाता है तथा देहांग, लोहित, केनूला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें आकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपुर, बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े द्वीप का नाम याद है? वो द्वीप है जो उसको मांजुल द्वीप के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम में, बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। इस प्रकार से देखिए, जो हिमालय से निकलने वाली जो नदी हैं उसको 3 नदी तंत्र महत्वपूर्ण। सिंधु नदी तंत्र जिसमें इसकी सहायक नदी शामिल है, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास इत्यादि। दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र और तीसरा महत्वपूर्ण है सिंधु, उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज की क्लास में हमने राजस्थान भारत का जो अफवाह तंत्र है उसमें अफवाह तंत्र के अंतर्गत भारतीय नदी तंत्र को 2 भागों में बांट के पढ़ा, हिमालय क्षेत्रीय नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय क्षेत्र की नदियों के अंतर्गत 3 नदी तंत्र आते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम अगली क्लास में प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।